नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, जहां पर आपको पता है 2 बजे का सेशन होता है। इस 2 बजे के सेशन में हम लोग PCS के लिए सब्जेक्ट वाइज यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाते हैं। आज का दिन है फ्राइडे और फ्राइडे को हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था, और उसकी शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ। पार्ट 1 भाग 1, जिसमें आते हैं आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 आर्टिकल से बना हुआ है यह भाग 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस भाग 1 के अंदर दिया क्या है। वैसे इसकी हेडिंग आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब यार ये तो नाम लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको देसी भाषा में कहूँ तो पता क्या उसका मतलब होगा। इसका मतलब ये बनता है कि भारत का जो राजनीतिक मैप है वो कैसा दिखता है, और उस साथ में उसके अंदर बदलाव करने हैं तो बदलाव कैसे संभव है। इन सभी की बातें ये भाग 1 करता है। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा डिटेल में जाकर के देखते हैं कि यार इसके अंदर क्या दिया हुआ वास्तविकता में। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 के साथ। आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 हमें हमारे देश के नाम और नाम के साथ में हमारे देश की जो सीमाएं हैं, जो टेरिटरी आप देख पा रहे हैं, इस टेरिटरी को डिफाइन करता है। और क्या कहता है यहाँ पर सबसे पहले इसका क्लॉज 1 कहती है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि हमारे देश का नाम क्या होगा। हमारे देश के नाम के संदर्भ में बताता है कि अपने पास 2 नाम है संवैधानिक तौर पर। पहला है इंडिया, दूसरा है भारत। बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 2 नाम क्यों हैं। देखिए ये बात संविधान सभा में उठी थी और इसको लेकर के एक बहस भी हुई थी, और इस बहस के अंदर 2 सपोर्टर थे। 2 सपोर्टर का मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो भारत नाम पसंद करते थे, भारत नाम पसंद करते थे और कहते थे कि भाई हमने नए राष्ट्र का नाम भारत रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम लोगों की पहचान शुरुआत में महाराज भरत के नाम पर भारत से हुई, और हमारी एकता और साथ में एकता के साथ में पहचान का जो पहला प्रतीक हम लोगों ने देखा वो भारत नाम से देखा था। लेकिन कुछ लोग थे भाई उस समय पर, उन्होंने कहा कि भाई अब पुराना ज़माना चला गया, नए ज़माना आ चुका है, और इस नए ज़माने में हम पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से पहचाने जाते हैं। यहाँ तक कि UN की बात हो या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल ट्रीटी हो, वहाँ पर हमें इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो प्रपोज किया गया कि इंडिया नाम रखा जाए। अब नाम को लेकर के इतनी क्या बहस करनी है यार। तो संविधान के निर्माताओं ने कहा कि दोनों नाम रख दो, इंडिया वाले भी कुछ और भारत वाले भी कुछ। तो संवैधानिक तौर पर भारत के 2 नाम, पहला इंडिया, दूसरा आ जाता है भारत। अब इसके बाद आर्टिकल 1 क्या कहता है, इस क्लॉज को जरा ध्यान समझेंगे। ये कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ध्यान से समझना, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब क्या है कि ये क्लॉज आपको समझाती है, फ्रेज आपको समझाता है कि हमारी भारत के अंदर पॉलिटी किस प्रकार की है, यानी कि हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस प्रकार की है। अब दुनिया के अंदर अगर हम व्यवस्था की बात करें तो दुनिया के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली जो व्यवस्था होती है, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी की, तो सबसे पहली जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग फेडरल के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो व्यवस्था है उसे हम लोग यूनियन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम अमेरिका को पढ़ेंगे, अमेरिका को देखेंगे, वहाँ की व्यवस्था को पढ़ेंगे तो वहाँ की व्यवस्था है फेडरल, और इसी के साथ में अगर हम UK यानी कि ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ की व्यवस्था आ जाती है यूनियन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जहाँ पर यूनियन सिस्टम फॉलो होता है उस सिस्टम में वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार सबसे मजबूत सरकार होती है, यानी कि सभी अथॉरिटी, जितनी भी शक्ति है वो शक्ति, सत्ता केंद्र के पास होती है। पहली बात तो राज्यों में राज्य सरकारें होती नहीं है, और अगर हैं भी तो वहाँ पर अथॉरिटी कहाँ से ड्रॉ होती है, वो अपनी अथॉरिटी विड्रॉ करते हैं वहाँ की केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार जितनी अथॉरिटी उनको देना चाहती है उतनी अथॉरिटी उनको मिलेगी, और वो उनके सबॉर्डिनेट होकर के काम करेंगे। ये है यूनियन वाली व्यवस्था। लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम के संदर्भ में आप ध्यान रखना, यहाँ पर आ जाता है डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का विभाजन, शक्ति का विभाजन। जैसे कि अगर हम भारत की ही बात करें या फिर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर सत्ता शक्ति का विभाजन 2 जगह चला जाता है। पहली शक्ति जाती है फेडरल गवर्नमेंट के पास, जिसको आप केंद्र की सरकार भी कह देते हैं। उसके बाद देश के अंदर होते हैं प्रोविंसेस, जिनको हम लोग राज्य कहते हैं। तो राज्यों की अपनी शक्ति होती है, तो शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है। जहां पर फेडरल सिस्टम है वहां पर लिखित संविधान होता है, शक्तियों को लेकर रिजिडिटी होती है, यानी कि अगर कोई बदलाव करना है तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अमेरिकन संविधान के अंदर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बिना राज्यों की रजामंदी की आप वो नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 मेन फीचर आ जाते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हुए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं।
अंबेडकर साहब कहते हैं कि देखिए, अगर हम भारत की व्यवस्था की बात करें तो हम लोग एक ऐसी व्यवस्था को फॉलो करते हैं जिसको आप कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत जो बनेगा वो राज्यों से मिलकर के बनेगा। दूसरी चीज, यहां पर इसका अर्थ क्या था, भारत के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है कि हमारा जो यूनियन है, हमारा जो संघ है, वो इस प्रकार का नहीं है जैसा अमेरिका का है। अमेरिकन संघ किस प्रकार का है? अमेरिका ने पुराने समय में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई के बाद वहाँ पर 13 राज्य 13 स्टेट्स हुआ करते थे। अगर आप अमेरिकन मैप को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ आता है कनाडा, नीचे की तरफ आता है अमेरिका। अब कनाडा जो फ्रेंच कॉलोनी होती थी, अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी, इंग्लिश कॉलोनी हुआ करती थी। तो जब ये 13 राज्य आज़ाद हुए तो इनको एक बात तय थी, क्या कि देखो, या तो आप अपने आप में मजबूत बन जाओ, और मजबूत नहीं है तो ऊपर ये तो गए हैं, अभी ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन फ्रेंच ऊपर बैठे हुए हैं, वो आएंगे हम पर कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने बुद्धिमानी का काम किया, और बुद्धिमानी का काम करते हुए इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया। क्या अग्रीमेंट साइन किया? कि हम 13 राज्य मिलकर के बनेंगे क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार से यूएसए का गठन हुआ। यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, पहले राज्य आए, राज्यों से मिलकर के फेडरेशन बनता है। लेकिन भारत का फेडरेशन अलग है। भारत में क्या होता है, भारत में पहले भारत बनता है, यानी कि पूरा देश आता है। अब देश को फिर राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, किसके हिसाब से? अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। तो पहले इस प्रकार से डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर डिफरेंस नहीं कहेंगे उसको, आप कहेंगे एक और विशेषता। और विशेषता क्या है? बेशक से ये है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि बेशक से राज्य बाद में आए हैं, लेकिन राज्यों को कभी भी हमारे केंद्र से यानी कि देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब ये बात संविधान सभा में क्लियर कट बतानी आवश्यकता थी। अम्बेडकर साहब कहते हैं भाई देखो, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका में ये बात राज्यों को समझाने के लिए सिविल वॉर हुआ था वहाँ पर, कि ताकि पूरा देश बना रहे। सिविल वॉर अमेरिका के अंदर रहा। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए, इसके लिए पहले ही क्लैरिफाई कर दिया गया कि भाई देखो, आपको पॉलिटिक्स इस प्रकार की दी जा रही है, यूनियन ऑफ स्टेट्स टाइप, यानी कि राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते, राज्य कभी भी देश से अलग नहीं हो सकते। तो ये रहा यहाँ पर चीज़ें। अच्छा, फेडरल सिस्टम का एक और फीचर होता है, उसको जरा देख लीजिए, वो दिमाग से निकल गया था मेरे। फेडरल सिस्टम का एक फीचर और रहता है कि यहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट है, फेडरल डिस्प्यूट है। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब है केंद्र और राज्य के मध्य कोई डिस्प्यूट है। जैसे ही कुछ दिनों पहले हमारे वेस्ट बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार के ऊपर आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया। वो सीबीआई वाले जांच करने पहुंच गए थे। तो सीबीआई अगर किसी स्टेट में जांच करती है तो उससे पहले उसको एक परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। वो जनरल क्लॉज और स्पेसिफिक क्लॉज मैंने आपको पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा भाई अपना जनरल क्लॉज तो हमने विड्रॉ कर लिया, तो आप हमारे यहाँ पर आओगे तो पहले परमिशन लेकर के आओगे, ऐसे नहीं आओगे। तो वो एक अलग विषय था, वो मैं समझा चुका हूँ दूसरी वीडियो में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या है, फेडरल डिस्प्यूट है, एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य है। अब अगर इसको आपको सुलझाना है तो सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्था होनी चाहिए। तो फेडरल सिस्टम में ऐसा काम कौन करता है? फेडरल सिस्टम में ये काम करता है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। तो ये और एक और व्यवस्था हो जाती है। तो भारत क्या है? भारत आप कह सकते हैं राज्यों का संघ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम भारत को स्ट्रिक्टली यूनियन कह सकते हैं या स्ट्रिक्टली फेडरल कह सकते हैं? तो देखिए, ना तो आप इसको स्ट्रिक्टली यूनियन कह सकते हैं ना फेडरल कह सकते हैं। उसका कारण है क्या? जब आप किसी देश को कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली यूनियन है, तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्र के पास सभी शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन भारत के संविधान में आप देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य इनके मध्य सत्ता का विभाजन है, और अगर उसके अंदर कोई बदलाव करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, साथ में आधे से अधिक राज्यों की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यानी कि ये काम केंद्र स्वयं नहीं कर सकता। तो आप ये भी नहीं कह सकते ये यूनियन है कंप्लीटली। आप ये कहना चाहे कंप्लीटली फेडरल है, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेजिडुअरी पावर हैं, जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 लिस्ट आपको मिलती है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर वो विषय हैं जिन पर केंद्र अपना काम करेगा, जैसे कि हमारा डिफेंस है। ऐसे ही विदेशी मामले हैं, किस में आ गए, ये यूनियन के विषय हैं। अब आते हैं राज्य की, तो जैसे कानून की व्यवस्था है, ये सब राज्य को दिए गए हैं। एक आती है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, उसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। अगर कोई क्लैश है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून वो ऊपर उसको वरीयता दी जाती है राज्य के बनाए हुए कानून की अपेक्षा में। अब कुछ शक्तियां ऐसी भी तो होंगी जो डिफाइन नहीं है। क्यों? समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो उसके अनुसार उसकी ज़रूरतें बदल जाती हैं, तो कानून की ज़रूरतें भी बदलती हैं। तो कुछ नए नए विषय निकल करके आते हैं, तो उनको आप कहते हैं बची हुई शक्तियाँ, रेजिडुअरी पार्ट्स। अब ये रेजिडुअरी पार्ट्स अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की,
या फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम के अंदर जो स्ट्रिक्टली क्लासिक फेडरल सिस्टम है उसके अंदर ये सभी शक्तियां किसको जाती हैं, वहां के राज्यों को चली जाती हैं। और इनफैक्ट आप दूसरे शब्दों में कहें तो फेडरल सिस्टम के अंदर केंद्र को सिर्फ वो शक्तियां मिलती हैं जो राज्य छोड़ देते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर रेजिडरी पावर्स किसके पास हैं, रेजिडरी पावर भारत के अंदर केंद्र के पास आती हैं भाई, ठीक है। तो ना तो हम इसको फेडरल कह सकते हैं ना आप इसे यूनियन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल को आप हिंदी में कहते हैं अर्धसंघीय। अर्धसंघीय क्यों कहेंगे इसको जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है अर्धसंघीय क्यों है। अर्धसंघीय इसलिए कहा जाएगा कि जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर तो फेडरल है, सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है यूनिटरी बाइज्ड। मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जहां पर झुकाव देखने को मिलता है किसकी तरफ, केंद्र की तरफ। अब ये कैसे पता लगता है, सबसे पहले आप 7th शेड्यूल को ही देख लीजिए, वहां पर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखना, केंद्र की सूची में और राज्य की सूची में ज्यादा किसके पास है, केंद्र के पास है, तो यहीं से एक टिल्ट देखने को मिल जाता है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। और अगर कोई इमरजेंसी है जैसे कि आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 357, अगर राज्य के अंदर संविधान का पालन नहीं हो रहा है तो राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, केंद्र वहां पर अपना कब्जा कर लेता है। मतलब क्या है, राज्यपाल के द्वारा सरकार चलाई जाती है, तो सत्ता किसके पास आ गई, केंद्र के पास आ गई। और कंप्लीटली अगर आप इसको यूनिटरी देखना चाहते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जब हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी आती है तो पूरा का पूरा संविधान यूनिटरी हो जाता है यार, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो टिल्ट किसकी तरफ है, टिल्ट है यूनिटरी सिस्टम की तरफ, तो इसीलिए इसको कहा गया क्वासी फेडरल, ठीक है। चलिए, तो ये अपना आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में हमने सबसे पहले अपने राष्ट्र का नाम देखा, उसके साथ साथ हमने टाइप ऑफ पॉलिटी देखी, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं, इसी का क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है, क्लॉज 2 कहता है कि देखिए अगर भारत के अंदर राज्य हैं या इसकी कोई टेरिटरी है तो इसकी चर्चा कहां पर मिलेगी, इसकी चर्चा हमको भारत के संविधान की पहली अनुसूची में 1st शेड्यूल के में मिलती है। उदाहरण के तौर पर आज के टाइम पर भारत के अंदर 28 राज्य हैं, ये तो मुझे बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, और दूसरा 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कोई आपसे पूछ ले तो आप एकदम सीना चौड़ा करना और बोलना कि ये लिखा हुआ है पहली अनुसूची के अंदर। कहाँ पर, बोले संविधान की पहली अनुसूची उठा लो, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा, उसकी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको व्याख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो 1st शेड्यूल, अभी पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आपको मुझे बताना है कि ये बाबूजी कौन है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इनका नाम, कौन है जो संविधान को लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, यानी कि किनका लेखन है वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आते हैं आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज, इसको जरा फिर से ध्यान से समझेंगे। देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने अब तक आर्टिकल 1 के पहले क्लॉज में पढ़ा यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसी का क्लॉज 3 क्या कहता है, ये बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। देखने में बोले सर एक जैसा लग रहा है, अब एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। जब आप इसको यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं ना तो ये टाइप ऑफ पॉलिटी की बात करता है, लेकिन भारत का राज्य क्षेत्र ये अलग है। जैसे कि जब आप इसको यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर फेडरल सिस्टम के तहत 2 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट को आप क्या कहते हैं, अपनी फेडरेशन कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि केंद्र की, भारत में क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। सेंटर के साथ में यहाँ पर राज्य भी होते हैं, सत्ता का विभाजन सिर्फ 2 जगह पर है। कोई इसके अंदर यूनियन टेरिटरी लिखना चाहे तो वो नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि यूनियन टेरिटरी सीधा सीधा केंद्र के द्वारा चलाई जाती है। तो यूनियन के अंदर 2 यूनिट हैं, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर 2 यूनिट हैं, पहला यूनियन दूसरा स्टेट। लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आएगा भाई, जो जो जहां जहां तक भारत की सीमा जाती है, ठीक है, वहां तक आएगा क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहले भारत के 28 राज्य आएंगे। उसके बाद भारत के अंदर हमारे 8 केंद्र शासित राज्य जो कि 1st शेड्यूल में दिए गए हैं, ये भी भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहता है कि देखो भाई कोई और टेरिटरी जिसको समय समय पर अर्जित किया जा सके, एक्वायर किया जा सके। अब इधर देखो जरा, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, कभी हमारा मन कर गया इसको कब्जा लिया गया, होता है ना कई बार, कोशिश तो बहुत करते हैं, मन में भी रहता है बोले जाओ एक बार पीट आओ, हरकतें करते रहते हैं ये। तो कभी हमारा मन किया हम इधर कूद गए और जाकर इनको कब्जा कर लिया।
जब इस पर कब्जा कर लिया, वैसे तो है ही हमारा कब्जा, क्या करना है इस पर, है ना। तो अगर ये क्षेत्र हमारे पास आ गया तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारी अर्जित की गई टेरिटरी है। जैसे आय अर्जित होती है ना, तो ऐसे ही ये देश के द्वारा अर्जित की गई टेरिटरी, अधिकृत की गई टेरिटरी है। अब देश अधिकृत कैसे कर सकता है भाई, सॉवरन कंट्री हम, संप्रभु राज्य, किसी को आक्रमण भी कर सकते हैं, किसी की पिटाई भी कर सकते हैं। वो बात अलग है कि हम कभी ऐसा किया नहीं, हम कभी यहाँ से पार गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि था ही कुछ नहीं इधर। भाई आप इतिहास पढ़ोगे तो हम वेस्टर्न बॉर्डर के बाहर कभी निकले ही नहीं। क्यों? बोले रेगिस्तान है, क्या करोगे वहाँ जाकर, क्या लूटोगे। वो लोग आते थे, बोले यहाँ तो सब कुछ हरा भरा है, एकदम ग्रीनरी है, लोगों के पास पैसा भी है। कभी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया, कभी कहीं आक्रमण कर दिया, और कुछ लोग तो यहीं आकर के बस गए, है ना। लेकिन हम कभी नहीं गए, केवल क्या करना है इधर जाकर के जंगल में, रेत में। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र अगर कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो वो भी किस में आ जाएगा, वो ही भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में फ़र्क आपको पता लग गया होगा। नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर बताएं, फिर आपको दोबारा से करा देंगे, ठीक है ना। दोबारा से मतलब जो डाउट है वो क्लियर करवा देंगे। आइए जरा अब चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है। देखिए, ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं ये डेफिनेट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता। 1950 में आप देखिए अलग कहानी थी, 1956 में आइएगा अलग कहानी मिलती है, और अगर 2019 में देखें तो अलग कहानी थी, और 2022 में देखेंगे, अब देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है ना। इसके अंदर बदलाव संभव है। अब बदलाव कैसे संभव है, वही चीजें आर्टिकल 2, 3 और 4, ये 3 आर्टिकल इस बात को बताते हैं कि अगर भारत के इस नक्शे में कोई बदलाव संभव है तो पहली बात क्या करें कि बदलाव हो जाए, और दूसरा कैसे करें, और तीसरा कौन कर सकता है। ये 3 बातें आर्टिकल 2, 3, 4 प्रक्रिया के संदर्भ में बता देता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं था, तो हमारा राष्ट्र क्या कर सकता है। बोले कोई क्षेत्र जो पहले भारत के साथ नहीं था उसे अपने साथ मिलाने के साथ साथ किसी नए राज्य की स्थापना भी कर सकता है, और उसे अपने साथ शामिल भी कर सकता है किसी भी प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल आता है सिक्किम का। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद एक बात हमको पता होनी चाहिए कि सिक्किम भारत के साथ नहीं आया, इनके पास भी चॉइस थी। क्या? बोले भारत के साथ रहिए, पाकिस्तान के साथ रहिए, और इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन एक बात इनको क्लियर थी, पाकिस्तान तो दूर दूर तक रही है कहीं पे भी। फिर बोले 3 तरफ से अपन गिरे, किससे, भारत से, ठीक है, ऊपर हिमालय, तो जाएंगे कहाँ। तो इन्होंने एक बढ़िया सिस्टम अपनाया है। ये कहते देखो भाई ऐसा है कि हम रहेंगे तो आपके साथ, लेकिन पूर्णतः नहीं। कुछ एक मामले जैसे कि डिफेंस हमारी रक्षा करें, रक्षा करना है आपको, पिटाई विटाई हो तो बचा लेना। अब इनको पता है पिटाई कोई और तो कर नहीं सकते, यही करेंगे। तो कहने का मतलब ये आपका मामला है, आप हमको पिटोगे नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही कि विदेशी मामले, ठीक है, वो आप देख लेना, बाकी अपन खुद देखेंगे। तो चोग्याल नाम के राजा होते थे, उनका वंश यहाँ पर चलता था, वो इस पर शासन करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हमने भारत के साथ में शामिल किया एसोसिएट स्टेट के तौर पर। अब आप देखेंगे कि पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आर्टिकल 2 के तहत आप इसको लेकर के आए। अब इसके यहाँ पर बाद में आर्टिकल 2A भी ऐड किया गया था, ठीक है। समय बदला, अगले ही वर्ष वहाँ की जनता से हमने पूछ लिया, प्लेबिसाइट करवा दिया, जनमत करवा दिया, और जनमत करवा के पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो। तो जनता ने कहा बोले भारत के लोग अच्छे लोग हैं, हम इनके साथ रहना चाहते हैं। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम पूर्णतः भारत के साथ में आ गया। तो किस में आ गया ये यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। अब ये स्पेशल एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, आप गोवा देखिए, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, ये सभी वे क्षेत्र हैं जो आज़ादी के बाद भारत के साथ नहीं आए। इनके साथ कुछ समस्याएं थी, जैसे कि आप अगर पुडुचेरी की बात करें तो फ्रांस का यहाँ पर शासन हुआ करता था, तो बाद में हमने इसको ले लिया उनसे। ऐसे पोर्तुगीज थे तो वो गोवा पर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव पर शासन करते, तो उनको हमने भगा दिया वहाँ से, और उसको बाद में क्षेत्र को अपने साथ में शामिल कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम एज ए यूनियन ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, किसी नए क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल भी कर सकते हैं और नए राज्य की स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये अपना आर्टिकल 2 के अंदर आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आर्टिकल 3, ये सिंपल सा है। अच्छा एक चीज और, आर्टिकल 2 के तहत जो काम होगा ये काम कौन करेगा,
ये काम किसके, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा काम कौन कर सकता है भारत के अंदर, किसके पास ये अथॉरिटी है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, तो याद रखना यहाँ पर ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, आइए जरा, वैसे इसको समराइज बाद में करूंगा तो आपको बहुत ही चीज समझ में आ जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि इंटरनल एडजस्टमेंट, ये आप देख रहे हैं आउटर एडजस्टमेंट, यानी कि कोई क्षेत्र जो पहले भारत के साथ नहीं था उसे भारत के साथ लेकर के आए। लेकिन अगर भारत के अंदर से अपने को एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि 2014 के अंदर तेलंगाना नाम का राज्य बना, उसी प्रकार से सन 2000 में 3 नए राज्य बन करके आए थे, उत्तराखंड, उसी प्रकार से झारखंड, छत्तीसगढ़। ये क्या है, ये है इंटरनल एडजस्टमेंट। इंटर एडजस्टमेंट का मतलब भारत के आंतरिक नक्शे में अगर कोई बदलाव करना है तो वो कैसे संभव है। सबसे पहले तो यही संभव है कि आप नया राज्य बना दो। अब नया राज्य कैसे बन सकता है, एक ही राज्य को तोड़ दो। 1966 में पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक तरफ पंजाब रह गया, दूसरी तरफ आ गया हरियाणा। उसी प्रकार से 1963 में आप देखते हैं तो असम, आज के टाइम पर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो 7 राज्य मिलते हैं वहाँ पर, सिक्किम को हटा करके। पहले वो सिर्फ असम हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर नागालों की डिमांड हुई और 1963 में नागालैंड नाम का राज्य बन करके आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर कुछ और राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मिजोरम है, त्रिपुरा, ये सभी के सभी राज्य बाद में गठित हुए। बात समझ में आती है भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण हमको भारत से करना है, अंदर से ही, वो कैसे भी हो सकता है, एक राज्य को 2 भागों में तोड़ करके, 3 भागों में तोड़ करके, या फिर 2 राज्यों से सीमा हटा करके एक नए राज्य का गठन कर देना, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की अब बात करें, या फिर हम बात करते हैं किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा देना। कोई ऐसा क्षेत्र है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की भी बात करें, उत्तर प्रदेश के कुछ गांव बिहार में कुछ दिन पहले शामिल हो गए थे। ठीक है, तो किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ गया, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम हो गया, या फिर किसी राज्य का आप नाम ही बदल दें। हुआ है ना ऐसा, पहले उत्तरांचल होता था, बाद में उत्तराखंड हो गया। ये काम कौन करेगा, ये काम देश की संसद कर सकती है, और इसी प्रकार से भारत का नक्शा बदल सकता है। ठीक है जी, तो इनमें से कोई भी काम करना है तो कौन करेगा, देश की संसद करेगी। अब आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 इस पूरी प्रोसेस को समझाता है। मतलब क्या है कि ये काम अगर करना है तो ये काम कैसे संभव है। अब इसको जरा समझ लीजिए, ये इनमें से कोई भी काम होना है, यानी कि इंटरनल एडजस्टमेंट करना है या फिर बाहरी एडजस्टमेंट करना है, तो ऐसा काम करने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वह है हमारी संसद, भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस आते हैं, एक तरफ आता है लोकसभा, एक तरफ आता है राज्यसभा। अब राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हैं, राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य, उसी प्रकार से लोकसभा के अंदर आज के टाइम पर 543 सदस्य। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उनका प्रावधान जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो इतने सदस्य हैं, याद रखना है ये सभी सदस्य हैं, इन सभी को अधिकार है कि कानून बनाने के लिए प्रपोजल लेकर के आ सकते हैं, चाहे वो मंत्री हैं, नहीं है, पक्ष से हैं, विपक्ष से, सभी प्रपोजल लेकर के आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं साधारण स्थिति में। लेकिन जब हम बात करते हैं इन सभी कार्यों की, यानी कि भाग 1 के तहत किए जाने वाले काम, इन कामों के संदर्भ में जब भी कोई विधेयक पार्लियामेंट के किसी भी सदन में लेकर के आया जाएगा तो उससे पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही आप इस बिल को लेकर के आ सकते हो। दूसरा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर राज्य का नाम बदल दिया आपने, पूरा आपने राज्य के 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो क्या राज्य से नहीं पूछेंगे? तो ये भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? राज्य के बारे में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति राज्य से सलाह लेंगे, और राज्य के अंदर कौन है मालिक? जैसे केंद्र के अंदर संसद काम कर रही है, उसी प्रकार से राज्य का अपना विधानमंडल होता है। स्टेट लेजिस्लेचर से राष्ट्रपति महोदय सलाह लेंगे, और सलाह लेते समय यहां पर यानी कि एक स्पेसिफाइड टाइम, क्योंकि राज्य ये कह सकता है ना कि भाई अपन अभी सोच रहे हैं, कब तक सोचोगे? ऐसा ना हो कि 4 साल तक आप सोच ही रहे हो। एक गिवन टाइम होगा, उस गिवन टाइम में राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति को अपनी सलाह देनी है, और सलाह या जो भी कुछ है, रिकमेंडेशन है, वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गई। तो ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि जो सलाह दी वो मान नहीं है। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर इन सभी मामलों में कोई निर्णय लेना है तो ऐसा निर्णय अल्टीमेटली किसको लेना है? देश की संसद को लेना है। राज्यों के द्वारा दी गई सलाह केंद्र के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। बात समझ में आती है? ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब बाद में आती है इस बिल को पारित करने की बात। जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो अगर हम बिल्स पढ़ें, यानी कि विधेयक पढ़ें, तो विधेयक कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी बिल,
ये चर्चा होती है आर्टिकल 107 में। फिर आता है मनी बिल, इसकी चर्चा होती है आर्टिकल 110 में। फिर आता है फाइनेंस बिल, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3। उसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये आता है आर्टिकल 368 के तहत। तो ये कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी काम करना है, भारत के मैप को बदलने के संदर्भ में कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे, ये आप करेंगे ऑर्डिनरी बिल की तरह। मतलब जब इस विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा से पारित किया जाएगा तो उसके लिए हमको चाहिए साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी को आप इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए जिस दिन लोकसभा के अंदर ये चर्चा हुई, उस दिन, उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, सारे सदस्य तो आएंगे नहीं, वो तो वैसे भी नहीं आते यार, हाँ नहीं आते, एक्चुअल बात है ये। मान लीजिए उस दिन 410 सदस्य लोकसभा के अंदर प्रेजेंट थे, ये वो सदस्य जो उस दिन आए थे, ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगे जिनका मन नहीं लगेगा, अरे बोले मन नहीं कर रहा, घर चलें, सोएंगे, आराम करेंगे, या जो भी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं विरोध में, विरोध क्या करेंगे, बोले हम बाइकआउट कर देंगे, हम वोट ही नहीं करेंगे, एब्सटेन करते हैं। हम पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे तो संसद पढ़ाते समय पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में कुछ ही लोग होंगे जो शाम तक बचेंगे, जो वोट करेंगे। तो मान लीजिए 400 सदस्य 10 उठ करके चले गए, या कुछ भी काम का कारण रहा, 10 ने वोट नहीं किया, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने, 400। अब जो डिसीजन होगा साधारण बहुमत के तहत, डिसीजन इन 400 सदस्यों को लेना है। और साधारण बहुमत क्या कहता है, आधे से एक ज्यादा। यानी कि अगर 201 सदस्यों ने कह दिया कि हाँ हम नया राज्य बनाना चाहते हैं या राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि लोकसभा चाहती है कि नए राज्य का गठन कर दिया जाए या फिर राज्य का नाम बदल दिया जाए। बात समझ में आती है? इसे आप कहते हैं साधारण बहुमत। लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा के पास जाएगा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद अंत में फिर से राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्ट के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। डेट आ जाएगी, भाई इस दिन से नया राज्य बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये है हमारा भाग 1 पार्ट 1। अब जरा ध्यान से सुनिए, भाग 1 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो तो मैंने अभी अभी आपके सामने फिनिश कर दिया, निपटा दिया। अब इसके बाद कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड आता है, जैसे कि नागालैंड की चर्चा है कि नागालैंड कैसे बना, या अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा कैसे बना, क्या मांग हुई, क्या उसका आंदोलन रहा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगले फ्राइडे को जब वीडियो आएगा तो 2 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें उसको पढ़ लीजिएगा। अब आज के सेशन से जुड़े हुए अपन 3 क्वेश्चन लेंगे। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा था, क्वासी फेडरल। इसमें से किसने भारत के संविधान को कहा था? केसी वेयर, भीमराव अंबेडकर, ग्रैंडविल ऑस्टिन, या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जवाब कब मिलेगा? जवाब मिलेगा नेक्स्ट फ्राइडे को। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पर भी मिलेगा आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में, साथ में मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पर भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई क्लासिक फेडरल सिस्टम है, श्रेष्ठ संघीय व्यवस्था यानी कि कंप्लीट फेडरल सिस्टम कहीं पर फॉलो होता है, तो वहाँ पर रेजिडुअरी पावर यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ जिनकी कहीं पर चर्चा नहीं है, ये शक्तियाँ किसके पास होती हैं? वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के पास, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर इनमें से कहीं नहीं, या फिर दोनों, ठीक है। ये 3 ऑप्शन अपने पास हैं। आपको चलना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का संघ, उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आप पढ़ लीजिएगा, 4 ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं आपको समराइज कर देता हूं। यहां पर यूनियन और स्टेट की बात हो रही है। यूनियन के संदर्भ में क्या कहा गया है? क्या भारत का यूनियन ऐसा है जो विनाशी है या विनाशी है? विनाशी का मतलब डिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है। ऐसे ही राज्यों की बात हो रही है, क्या राज्यों को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता, या फिर उनको टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्राप्त है। जैसे कि आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से किसी का नाम भी बदलना है, आप बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, नए राज्य का गठन छोड़ दीजिए, 50 राज्यों में से किसी का नाम भी बदलना है तो वो राज्य खुद करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई रोल नहीं रहता है। तो उसी संदर्भ में इन 4 में से आपको करेक्ट आंसर देना है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।
बाकी आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे, वहाँ से कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं तो क्वेरी भी आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए अगले फ्राइडे को दोपहर 2 बजे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।